ओवर टू यू, भाई। नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आज हमारे साथ कई वरिष्ठ लोग मौजूद हैं और जो विषय है वो ये है कि हम किस तरह का नेता समाज में चाहते हैं। क्या एक व्यक्ति जो कुछ बात कहता है उसे पूरा नहीं कर पाता, समाज उसको नकार देता है? क्या हमें दो टूक नेता पसंद है? क्या जो कहता है वैसा होना चाहिए? अरे किस तरह का नेता हमें चाहिए? जैसे एक बात इसलिए उठी कि दिल्ली में जब चुनाव हुए तो दिल्ली के जो मुख्यमंत्री थे उनका मकान मुद्दा बना। लेकिन अगर आप हकीकत में देखें तो उनसे कई विशालकाय मकान हैं जिनमें अलग अलग प्रदेशों में मुख्यमंत्री रहते हैं। लेकिन ये कभी भी मुद्दा नहीं बना कि किसका कितना बड़ा मकान है, किसके पास कौन सी कार है। तो दिल्ली में मुद्दा क्यों बना? तो इस विषय पर हम बातचीत समझना चाह रहे थे कि जनता को क्या पसंद है। तो हमारे साथ विक्रांत जी हैं, द स्वतंत्र के एडिटर है, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, कई न्यूज चैनल्स में आपने काम किया है। हमारे साथ आशुतोष जी पाठक हैं जो क्यूबाइव के चीफ एडिटर हैं। आप भी बहुत सारे अखबारों में, टीवी चैनल्स में काम कर चुके हैं, काफी सीनियर जर्नलिस्ट हैं। हमारे साथ राजीव अयाची जी हैं जो थिएटर की एक बहुत जानी मानी पर्सनालिटी है, पूरे मध्य प्रदेश में उनको लोग पहचानते हैं, जानते हैं। विनोद खोतेदार जी हैं जो आईटी के आदमी हैं और वेस्ट मैनेजमेंट के एक्सपर्ट भी हैं। तो और भी लोग हमारे साथ आते जाएंगे, तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं विक्रांत यादव जी से बात शुरू करना चाहता हूँ। आप द स्वतंत्र के एडिटर इन चीफ हैं और आपने दिल्ली को कई सालों से, मैं देख रहा हूँ कि बहुत ध्यान से कवर किया। विक्रांत जी, दिल्ली में मुख्यमंत्री का घर मुद्दा बन जाए या एक कार मुद्दा बन जाए, ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ कि काम या दूसरी चीजों की बजाय एक कोई ऐसी चीज मुद्दा बन जाए जो अप्रासंगिक है, माने रिलेवेंस है ही नहीं जिसका आम आदमी की जिंदगी में। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या इसको हम इस तरह से देखें कि आपने चूंकि कहा था कि हम मकान नहीं लेंगे, कार नहीं लेंगे, और फिर आपने मकान लिया इसलिए मुद्दा बना? ये व्यक्ति के, नेता की एक छोटी सी चीज मुद्दा कैसे बनी? जी विकास जी। देखिए आशुतोष जी, दो चीजें हैं बेसिकली इस मामले में। हमें समझना पड़ेगा कि अरविंद केजरीवाल कोई पारंपरिक राजनेता नहीं थे। उन्होंने आंदोलन से अपनी शुरुआत की थी, आंदोलन, एक बड़ा आंदोलन किया, और उसके बाद परिस्थितियां ऐसी बनी कि राजनीतिक दल बनाया, और राजनीतिक दल बनते ही बड़ी सफलता मिली। पहले ही अटेम्प्ट में, जैसे हम अगर उसे तुलना करें कि पहले ही अटेम्प्ट में सिविल क्लियर कर लिया, तो पहले ही अटेम्प्ट में अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए। वो पहला चुनाव लड़े, उसमें 28 सीटें जीते। उसके बाद 49 दिन के बाद इस्तीफा दिया। फिर वो एक ऐसा मैंडेट लेके आए जो किसी ने कल्पना नहीं की थी, 70 में से 67 सीटें। और उसके बाद जब तीसरा चुनाव वो लड़े 2015 में, तो उसमें भी एक बहुत ऐतिहासिक मैंडेट लाए जिसमें उन्हें 63 सीटें, 62 सीटें मिली। तो लेकिन एक चीज, जो जिस विषय पर आप बात करना चाहते हैं, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि ये मुद्दा जरूर बना था, अरविंद केजरीवाल के घर को और उनकी गाड़ी को मुद्दा बनाया गया, मुद्दा बना भी। विपक्ष ने, जो उस समय तत्कालीन विपक्ष था, खासतौर से बीजेपी और कांग्रेस ने भी, क्योंकि उस मामले में कई शिकायतें की थी पहले, तो ये मुद्दा लोगों के बीच बनाया गया, लोगों के बीच गया। एक जो परसेप्शन होता है राजनीति में, उसकी बड़ी भूमिका होती है। अब जनता के बीच ये चर्चा जरूर हुई जब वो, जिसको कथित रूप से मीडिया की तरफ से नाम दिया गया शीश महल, और फिर लगा कि ऑफिशियली उसका नाम वही हो गया क्योंकि सभी लोग उसी नाम से प्रयोग करने लगे, तो उसका असर धीरे धीरे जनता पर पड़ा। लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार हुई है, उसके पीछे सिर्फ एक अकेला ये कारण नहीं था। क्योंकि दोनों ही पार्टियों के अगर मत प्रतिशत की हम बात करें, तो दोनों पार्टियों के बीच सिर्फ 2% का अंतर है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने पूरी तरीके से नकार दिया। उन्हें सीटें भले ही 22 मिली, लेकिन सिर्फ 2% मत बीजेपी से कम है। तो मुझे लगता है कि जनता उनसे जरूर ये अपेक्षा करती थी कि उन्होंने जो बातें कही थी वो उसी तरीके से रहें। लेकिन उनकी हार का सबसे बड़ा कारण इसे मान लेना कि वो बड़े घर में चले गए या बड़ी गाड़ी में चले गए, ये थोड़ा मुझे लगता है कि ज्यादती होगा। ये इसका मुझे मूल कारण नहीं नजर आता, लेकिन ये कई कारणों में से एक कारण जरूर है। जब अरविंद केजरीवाल की हार के बड़े कारणों पर हम लोग चर्चा करेंगे तो आगे इस पर विस्तार से भी बात की जा सकती है। लेकिन मुझे लगता है, क्योंकि क्योंकि बाकी नेताओं से आपने तुलना की कि बड़े लोग घरों में सभी नेता रहते हैं, मुख्यमंत्री और तमाम लोग रहते हैं, यहां तक कि आप देखिए आम आदमी पार्टी ने प्रधानमंत्री के घर को लेकर भी एक वो बनाने की कोशिश की थी चुनाव के दौरान, लेकिन वो नहीं बना, वो मुद्दा नहीं बन पाया। क्योंकि जनता को ये लगता है कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, उनके रहने की जगह बड़ी होनी चाहिए, रोज उन्हें हजारों सैकड़ों लोगों से मिलना पड़ता है।
केवल अरविंद केजरीवाल के मामले में ये मुद्दा इसलिए बना क्योंकि केवल अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि हम छोटे घर में रहेंगे, बड़ी गाड़ी में नहीं रहेंगे। वरना जनता को आमतौर पर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनका शासन करने वाला व्यक्ति, उनका मुख्यमंत्री या उनके मंत्री किन घरों में रह रहे हैं, कहां रह रहे हैं, किस गाड़ी में चल रहे हैं। ये जनता के लिए कोई चिंता की बात नहीं है, और जनता केवल ये देखती है कि हमें क्या मिल रहा है, हमारे काम कैसे हो रहे हैं, जनता का शासन कैसे हो रहा है। लेकिन अरविंद केजरीवाल के मामले में ये मुद्दा केवल इसलिए बना, जो भी कुछ बना थोड़ा बहुत, वो केवल इसलिए बना कि अरविंद केजरीवाल के जो पूर्व के बयान थे, जब वो राजनीति में नहीं आए थे तब के जो बयान थे उनके, वो कहीं ना कहीं आड़े आए, वरना ये उनके लिए भी सवाल भी नहीं बनता। जी विकास, हमारे साथ आशुतोष जी पाठक हैं, जो द क्यूआईफ के एडिटर इन चीफ हैं, और आपने एक लंबा जर्नलिज्म का पीरियड कवर किया है, बहुत सारी मुख्यमंत्रियों को कवर किया है, शीला जी को और भी कई मुख्यमंत्रियों को आपने कवर किया है। आशुतोष जी, हम आपसे एक बात जानना चाहते हैं, आप आम जनता क्या चाहती है कि उसका नेता 2 कमरे के मकान में रहे या 25 कमरे के मकान में रहे, छोटी गाड़ी में चले या बड़ी गाड़ी में चले, ये मुद्दा होता है, या उसने कितने अस्पताल खुलवाए, कितने स्कूल खुलवाए, अलग अलग विषयों पे उसकी क्या विचारधारा है? हम आपसे दोनों चीजें जानना चाहते हैं कि जनता क्या चाहती है, कि और आपको क्या लगता है कि कैसा, किस तरह का व्यक्ति हमारा नेता होना चाहिए। आशुतोष जी। मैं देखिए, आलोक जी और विक्रांत जी ने जो कहा वो एक रिपोर्टर्स के हिसाब से तो बहुत अच्छी बात थी, उन्होंने जानकारी दी। लेकिन ये मान लेना कि जनता ये नहीं चाहती है कि उसका नेता किस घर में रहता है, ये उसके लिए मटेरियल है, ये बिल्कुल गलत सोच है। पिछले कुछ दिनों से ये नैरेटिव चलाने की कोशिश हुई है, और जो मैं समझता हूं कि किसी भी राजनीति के लिए ठीक नहीं है और एक सभ्य समाज के लिए भी ठीक है। भारत के जेनेसिस को समझना पड़ेगा। आजादी के दौर से अभी बहुत ऐसा नहीं है कि हमारा जनतंत्र जो है 500 साल पुराना हो गया है, अभी महज महज 77 साल हुए हैं। तो 77 साल पुरानी यादें अभी ताजा हैं लोगों के जनमानस में। अब ये ठीक बात है कि युवा वर्ग आया है, उन्होंने गांधी को नहीं देखा, नेहरू को नहीं देखा, या उस दौर के नेताओं को नहीं देखा, पटेल को नहीं देखा, भगत सिंह को नहीं देखा, लेकिन कहानियां सुनी है, पढ़ी है, उनके बारे में जानकारी है, ये सारी बात वो जानते हैं। राजनीतिक सुचिता हमारे जनमानस में कूट कूट कर भरी हुई है, और उसको इस तरह से सिरे से नकार देना कि नेता किस बंगले में रहते हैं, किस गाड़ी से चलते हैं, ये जनता का विषय नहीं है, ये बिल्कुल झूठ है, ये फरेब है। आप हमारे जनमानस को समझते नहीं है, इसका मतलब ये। आप देखिए, नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, गांधी ने उनको सेलेक्ट किया, वो इलेक्टेड प्रधानमंत्री नहीं थे, वो सिलेक्टेड प्रधानमंत्री थे। लेकिन नेहरू की अपनी राजनीतिक सुचिता ये रही कि जो भी आवास था उन्होंने दान दे दिया, बाद में भी दान दे दिया। और आज अगर औपचारिक रूप से आज देखें तो राहुल गांधी के पास अपना कोई रजिस्टर्ड घर नहीं है। ये और बात है कि बाहर में उनके बहुत सारे बंगले होंगे या अलग अलग तरीके के जो आरोप लगते हैं, वो अलग विषय है, लेकिन उनके पास कोई अपना घर नहीं। फिरोज गांधी इंदिरा गांधी के पति थे, और आज जिस जिस घर में प्रेस जिस जिस मकान में आज जिस हाते में प्रेस क्लब चल रहा है, ये उन्हीं का घर था। तो इस प्रकार के सैकड़ों हजारों हमारे पास इतने दृष्टांत हैं। पटेल जी का कौन सी प्रॉपर्टी है आपके पास? पटेल का जरा ढूंढिए। पटेल जी की बेटी सांसद बनी, उसके बाद पटेल के परिवार का क्या स्थिति है, लोग जानते नहीं है। देखिए, पिछले 35 वर्षों में, 40 वर्षों में जो राजनीतिक अशुद्धि आई, आपको आवाज आ रही है हमारी? जी जी, सुन रहे हैं, सारे लोग सुन रहे हैं आपको। राजनीतिक अशुद्धि का जो दौर चला पिछले 35-40 वर्षों में, आप ये कहें कि 70s के बाद जो डिटोरिएशन हुआ इंदिरा गांधी के जमाने से, उसमें सब कुछ चलता है, ये लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, लोगों के पास कोई ऑल्टरनेट नहीं था। इसी ऑल्टरनेट को केजरीवाल ने भुनाया, ब्रांड ऑनेस्टी लेकर के आया। ये भगत सिंह के फोटो लेकर के चलते थे, बाद में इन्होंने पॉलिटिकली अंबेडकर का फोटो लेना शुरू किया। केजरीवाल इस सृष्टि के सबसे बड़े धूर्त हैं। जो कोई भी व्यक्ति उन्हें महिमा मंडित आशुतोष करता जी, है, मैं अपन उस विषय पे बात करें ना, कि आप किस तरह का नेता का अफेक्ट क्या होता है, क्या मकान मुद्दा है, कार मुद्दा है, या उसकी सादगी बिल्कुल मुद्दा मुद्दा है? है। मकान मुद्दा है, कार मुद्दा है, और उनकी जो धूर्तता है, नहीं, मैं इसलिए मैं कह रहा हूं, इसके बड़े आयाम इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूं कि उसने जनमानस के साथ इतना बड़ा छल किया है। वो मुद्दा तो है ही है साहब, मुद्दा नहीं कैसे है?
वो मुद्दा है। चलिए। और एक बात, अगर आप बात कहें तो पॉलिटिकल ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने रीइस्टैब्लिश कर दिया। मैं समझता हूं कि मोदी की ये बहुत बड़ी सफलता है कि जो राजनीति में अविश्वास केजरीवाल ने पैदा किया था, लोग विमुख हो गए थे राजनीति से और इसीलिए केजरीवाल को समर्थन मिला। दोबारा जब केजरीवाल ने वही रास्ता पकड़ा तो फिर मोदी ने उसको रीस्टैब्लिश किया कि नहीं, धूर्तता नहीं हो सकती है, देखिए हम साफ साफ काम बोलते हैं, सामने से दिखते हैं, वही करते हैं। ये मोदी ने रीस्टैब्लिश किया केजरीवाल को हरा कर। मैं ये जी कह रहा आशुतोष जी, अब हूं मैं कि आपके ये पास मामला। दोबारा आऊंगा। आशुतोष जी, मैं आपके पास आऊंगा। मेरे साथ विनोद फोतेदार हैं जो सस्टेनेबल एनर्जी के लिए काम करते हैं। आपने दुनिया की कई मल्टीनेशनल कंपनीज में काम किया है। विनोद जी, हम आपसे एक बात जानना चाहते हैं, क्योंकि आप दुनिया के कई शहरों में रहे हैं। क्या नेता की सिंपलिसिटी मुद्दा है या उसके काम मुद्दा है? जैसे हो सकता है एक व्यक्ति 2 कमरे में रहता है, 20 कमरे में रहता है, 800 में चलता है या इंपोर्टेड कार में चलता है, ये मुद्दा है? या वो क्या डिलीवर करता है, क्या देता है जनता को, ये मुद्दा है? जी विनोद जी। अलग भाई, आज के कॉन्टेक्स्ट में, आज के युग में, आई थिंक जो एजुकेटेड जनता है या यंगर जनरेशन है, उनके लिए नेता की वो उसकी एक्शंस जो है उनकी सस्टेनेबिलिटी कितनी है वो ज्यादा मायने रखती है। क्योंकि आपने इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में पूछा, तो उनकी एक्शंस, वो किस तरह के घर में रहते हैं, वो सस्टेनेबिलिटी उनकी दिमाग में, उनकी एक्शंस में कितनी है, और उनकी कथनी और करनी में कितना डिफरेंस है, उस पे बहुत मैटर करता है। और आज अगर आप देखोगे कि मोदी जी, गडकरी जी, अमित शाह जी, योगी जी, इनकी कथनी और करनी सेम होने के, ये जो बोलते हैं वो करते हैं। और दुगली राजनीति टाइप के, कुछ और दिखाया और कुछ और अपने आप को प्रेजेंट किया, मफलर लगा के आए, लंबा पजामा पहन के आगे, लंबा जूता पहन के आए, तो और उसके बाद वो जमता नहीं। आज सब पढ़ी लिखी जनता है। अ, मौके के हिसाब से अगर आप सिंपलिसिटी बोलो, अगर आप 10 लाख का सूट लगाते हो और आपका कॉन्फ्रेंस ऐसी है, रिक्वायरमेंट ऐसी है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे हिसाब से। लेकिन आप जब जनता के बीच में, आम जनता के बीच में 10 लाख रुपए का सूट लेके जाओगे, तो वो जरूर एक इफेक्ट करने। आप एक इंटरनेशनल यूएन कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं, वहां आप भले एक अच्छा, आप हमारे बड़े नेता हो, वहां जाइए तो बहुत जरूर कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें। लेकिन अगर आप यहाँ पे आम जनता में कहीं मीटिंग में जा रहे हो, पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग में जा रहे हो, और वहाँ महंगे सूट पहन के जाओगे, तो जरूर एक मुद्दा बनेगा। तो मेरे ख्याल से हमारे लिए तो जो लीडर्स है, कोई भी लीडरशिप जो है, वो सस्टेनेबिलिटी की ओर कितना ध्यान दे रहे हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है। और वही देखना चाहिए, और वही हम देखते हैं। हम विक्रांत जी के पास वापस जाएंगे। विक्रांत जी, हम आपसे एक बात जानना चाह रहे हैं, क्या अलग अलग सेक्टर में अलग अलग लीडरशिप होती है? क्या ऐसे भी लोग हैं जो ये बात जानना को लगता है, जो कमजोर वर्ग है उनको लगता है कि उनका नेता बाहुबली हो, या जो गरीब वर्ग है उनको लगता है कि उनका नेता पैसे वाला हो? क्या अलग अलग सेक्टर की अलग अलग लीडरशिप सोच होती है क्या, विक्रांत जी? देखिए आशुतोष जी, आलोक भाई, ये देखिए, अभी हम लोग हीरोइज्म तो अपने नायकों में तलाशती ही है ना। जनता जनता एक हीरो तो जी। देखना चाहती है। माफ कीजिएगा। लेकिन अभी जो चर्चा चल रही थी ना कि अरविंद केजरीवाल को धूर्त और जो बाकी चीजें बता रहे थे, वो देखिए राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप हो सकते हैं, क्योंकि विषय केवल हमारा इतना था कि बड़े घर जो होते हैं या गाड़ी होती है बड़ी नेताओं की, क्या वो मुद्दा बनते हैं या नहीं बनते। आलोक जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि अरविंद केजरीवाल के घर से पहले या अरविंद केजरीवाल जिस घर में रहते हैं, क्या कभी देश के किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री का घर मुद्दा बना? वो नहीं मुद्दा बना, क्योंकि जनता जानती है कि मुख्यमंत्री के आवास बड़े होते हैं, मुख्यमंत्री के घर बड़े होते हैं, उनमें हर तरह की सुख सुविधाएं होती है। मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि लोगों में अरविंद केजरीवाल का घर केवल इसलिए मुद्दा बना क्योंकि उन्होंने पूर्व में ये बयान दिए थे कि हम छोटे घर में रहेंगे, हम बड़ी गाड़ी नहीं लेंगे। केवल इस जी। कारण ये मुद्दा बना। अगर वो ये नहीं कहते, वो भी एक सामान्य राजनीति के तरह आते, जैसे बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के नेता आते हैं, अपनी राजनीति करते हैं,
मुख्यमंत्री बनते हैं तो मुख्यमंत्री आवास में शिफ्ट हो जाते हैं, बड़े बड़े घरों में शिफ्ट हो जाते हैं, बड़ी गाड़ियों में चलते हैं, 20-20, 25-25 गाड़ियों का काफिला साथ चलता है, पूरी हाई टाइट सिक्योरिटी रहती है, तो वो सब पे कोई सवाल नहीं उठता। मेरा अपना खुद ये मानना है केवल कि अरविंद केजरीवाल के मामले में ये मुद्दा इसलिए बना क्योंकि उन्होंने कहा था, उन्होंने राजनीति में आने से पहले कहा था। अगर वो एक सामान्य जिस तरीके से पारंपरिक राजनीतिज्ञ आते हैं, अपनी राजनीति करते हैं राजनीतिक दलों से आकर, तो उनके साथ भी ये मुद्दा नहीं बनता। और रही बात हीरोइज्म तलाशने की, तो आलोक जी कई ऐसे हमने देखा है कि कई ऐसे राजनेता हैं जिन पर हमारे और आपकी नजर में जो समाज का सोकॉल्ड बुद्धिजीवी वर्ग है वो ये कहता है कि आखिर ये नेता कैसे जीतते हैं, इन पर इतने केसेस हैं, इतने क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं पार्लियामेंट में, और उसके बावजूद ये अपने इलाके से बड़े पैमाने पर बड़े नंबर से जीत कर आते हैं। तो साफ बात है कि एक जो रॉबिनहुड की छवि जो देखना जनता जो पसंद करती है अलग अलग क्षेत्र की, जैसे आपने बताया, दिल्ली के लिए हो सकता है कि नेता की वो छवि दिल्ली के वासी ना चाहते हो, जो किसी पिछड़े इलाके के नेता लोग अपने नेता के बारे में देखना चाहते हैं, या जिस तरीके से उनका नेता वहां पर अपने लोगों के लिए काम करता है, वहां का काम करने का तरीका और दिल्ली के प्रतिनिधियों का काम करने का तरीका पूरा अलग होगा। तो ये क्षेत्र वाइज डिवीजन तो है, हर जगह आदमी अपने अपने हीरोइज्म ढूंढता है। और मैं अभी भी ये कहता हूं कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की हार का एक जो कारण होंगे, उसमें कई कारण है, जिसमें से एक छोटा कारण उनका घर और गाड़ी हो सकता है। लेकिन सिर्फ ये कह देना कि जनता ने उन्हें घर और गाड़ी के मुद्दे पर दिल्ली का चुनाव हरा दिया, मैं इससे कतई सहमत नहीं हूं, क्योंकि जनता उनको केवल घर और गाड़ी के मुद्दे पर वोट नहीं देकर आई है। इसके पीछे कई और कारण थे, कई बड़े कारण थे उनके इस नतीजे के पीछे की 62-63 से इस बार वो 22 पर आए। उसके पीछे कई बड़े कारण थे, जिसमें से एक छोटा कारण मुझे उनका घर और गाड़ी दिखाई देता है। जी विकास जी, हमारे साथ देवदत्त जी दुबे हैं जो भोपाल में है और बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पूरे मध्य प्रदेश को बहुत अच्छे से कवर करते हैं। देवदत्त जी, हम लोग एक बात जानना चाह रहे हैं, क्या मध्य प्रदेश में आप किस तरह का नेता चाहते हैं? ऐसा नेता जो दो टूक हो, क्या मध्य प्रदेश के लोगों को पसंद है? क्या बाहुबली लोग पसंद आते हैं? क्या उनको पैसे वाले नेता पसंद आते हैं? क्योंकि मैंने देखा है कि आपके कुछ मित्र हैं जो नेता भी हैं और वो चुनाव प्रचार के दौरान शराब भी पीते थे, लेकिन उनका जो वोटर पे है इसका कोई असर नहीं जाता था। तो नेता में जनता क्या चाहती है? क्या नेता कैसा भी हो लेकिन बात साफ हो, मैं दो टूक हो, जैसा दिखता है वैसा ही हो? कैसा नेता मध्य प्रदेश के लोग चाहते हैं? देखिए, अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग तासीर रहती है और कैसे स्वीकारता किसी नेता ने अपनी समाज में बना ली है, जो जिसको जैसा स्वीकार कर ले। जैसे एक परिवार समझ लीजिए, परिवार में कोई एक काम करने वाला, दिन रात मेहनत करने वाला है, कोई नहीं करता, लेकिन एक स्वीकार्यता बढ़ जाती कि वो तो ऐसे ही है। या जो रिश्तेदारी मदद करता, कोई नहीं करता, तो ऐसे जो स्वीकार्यता, तो कोई नेता अपनी इमेज बना लेता है। वाकई में वहाँ एक बहुत अच्छे नेता थे वो तो जाके चुनाव प्रचार जहां समाप्त होता था, रात में वहीं बैठ के गांव वालों के साथ पीते थे और चुनाव जीतते थे। और कहीं ये प्रचार कहीं दूसरे क्षेत्र में यदि आप हल्ला बनवा दिया, अरे वो तो पीते हैं, शाम होते हुए पीने लगते, वो चुनाव हार गए। तो चुनाव बड़ा विचित्र विज्ञान है, ये कोई साधारण खेल नहीं है, एक साइकोलॉजी है, एक विज्ञान है कि आप कैसे अपनी स्वीकार्यता, आप जनता को विश्वास कैसे दिला दोगे कि हम आपके हैं, बस ये वाली चीज है। उसको ये लगना चाहिए कि ये हमारे हैं, तो वो चुनाव जीत जाता है। जैसे हीरो और खलनायक, जैसे फिल्म आप देखते हैं, आपको पता है कि ये नकली शूटिंग है, लेकिन जब हीरो पिटता है तो दुखी हो जाते, जब खलनायक पिटता है तो आप तालियां बजाते, सीटी बजाते। तो ऐसे ही जो हीरो की इमेज बना ले। अब हीरो किस टाइप का, आज तो पहले तो ईमानदारी एक हीरो हुआ करता था चुनाव में कि वो ईमानदार व्यक्ति है, चुनाव जीत जाएगा। लेकिन अब ईमानदारी आप क्या करोगे, मैनेजमेंट का ऐसा युग आ गया है कि ईमानदार व्यक्ति तो अब चुनाव लड़ नहीं सकता। आपको चुनाव आयोग ने जैसे विधानसभा की क्या रखी, 40 लाख रुपए रखी कि आप 40 लाख रुपए तक खर्च कर सकते हैं, या लोकसभा 95 लाख। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना खर्चा होता है। आजकल जो पहले तो कार्यकर्ता अपने उससे जाता था, बूथ पे बैठ जाता था, आज 5,000 रुपए पर बूथ कम से कम देते हैं। एक जो सामान्य उम्मीदवार है, अरबपति उम्मीदवार तो अलग खर्चा करते हैं। तो 1.5 करोड़ तो अकेले बूथ के दिन का, 300 बूथ यदि मान ले एक विधानसभा में लगभग, तो 1.5 करोड़ तो अकेले बूथ के दिन का खर्चा है। फिर आप गाड़ी और कितने सारे खर्चे, तो आप कोई ईमानदार आदमी कैसे चुनाव लड़ेगा? उसके लिए मैनेजमेंट तो करना ही पड़ेगा। तो
बहुत सारी चीजें फैक्टर काम करते हैं। जैसे क्रिकेट में आप देखेंगे कि वही टीम जीतेगी जिसकी बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग सब कुछ अच्छी हो। तो आज नेता में छवि भी जनता के बीच हो कि हाँ ये ठीक है, ये लगना चाहिए कि बहुमत के लोगों को हाँ ये ठीक है। दूसरा, आपके पास साधन भी हो। फिर अब तो और फैक्टर आ गया कि आपकी दल की साख हो, आपका जो राष्ट्रीय नेतृत्व तो उसकी साख हो। अब अपने यहाँ तो कई बार प्याज पे चुनाव हार जाते और इतनी महंगाई हो जाएगी उस पर चुनाव नहीं हो पाते, वो मुद्दे नहीं बन पाते। तो बहुत सारी चीजें हैं। कुल मिलाकर ये है कि आप उस दिन मतदान के एक दिन पहले आप माहौल क्या बना लेते हो अपने दल के प्रति, अपने नेता के प्रति और स्वयं के प्रति, क्या माहौल बना लेते हो और क्या आप व्यवस्थाएं कर पाते हो। तो ये कैसा मिला जुला ये हो गया है कि आप किसी एक फार्मूले के तहत नहीं तय कर सकते कि इस कारण कोई चुनाव जीत रहा है। विभिन्न, आप कहेंगे जातिवाद बहुत चलता है, तो मैं कई उदाहरण आपको बता दूंगा। आप चूंकि बुंदेलखंड से जानते हैं कि बुंदेलखंड में कितने नेता ऐसे जीते जिनकी जाति का एक भी वोट तो नहीं था। जैसे भानु राणा देवरी से जीते जब ब्रजबिहारी पटेरिया के खिलाफ, तो वहां तो ब्राह्मण और लोधी बहुत सारे वोट थे, लेकिन उनका एक ही वोट नहीं था नेपाली समाज का, वो जीत गए। नारायण प्रजापति बंडा से जीता, उसकी प्रजापति समाज नहीं थी। रत्नेश सालोमन नोहटा से जीतते रहे, ईसाई घर मुश्किल से 500,000 वोट होंगी, और वहां लोधी लोग हारते रहे, जबकि लोधी 60-70 हजार। तो जाति भी कई बार फेल हो जाती है, पैसा भी कई बार लोग करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके भी चुनाव हार जाते। तो जी बहुत बड़ा एक विज्ञान है जिसको वही समझ सकता है जो चुनाव में देखता है या जो अनुकूलता अपनी बना सकता है। जी। राजीव अयाची जी हमारे साथ हैं। राजीव अयाची जी हमारे साथ हैं, तो हम उनसे एक बात जानना चाह रहे हैं। वो बहुत वेटरन एक्टर हैं, थिएटर की बहुत जानी मानी पर्सनालिटी है मध्य प्रदेश की। राजीव जी, आप सुन पा रहे हैं हमको? जी जी बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। राजीव जी, हम मेरी आपसे आवाज बात जानना चाह रहे थे कि जो नेता का जी व्यक्तित्व होता है, क्या कोई नेता बहुत पैसे वाला है, उसके घर में शादी हुई, उसने बहुत पैसा खर्च किया, तो आम जनता को लगता है हम भी ऐसी शादी करें। कोई नेता, उसके यहाँ बहुत बंदूकें हैं, उसने गोलियां चलाई, तो आम आदमी को लगता है कि उसके यहाँ भी गोलियां चलें। अगर कोई नेता बहुत सादगी से कोई काम करता है, तो व्यक्ति को लगता है कि वो बहुत सादगी से काम करे। तो आप चूंकि विषय के उस जानकार हैं, थिएटर समाज देखते हैं, तो नेता की पर्सनालिटी का क्या असर समाज पर होता है, वो हम आपसे जानना चाहते आपने एक अच्छा सवाल किया, और मैं तमाम वरिष्ठ पत्रकारों के लिए इस बहुत अच्छे मंच के माध्यम से प्रणाम करता हूं। और मैं एक कलाकार होने के नाते और एक आम नागरिक के नाते मैं दो बातें देखता हूं प्रमुखता के साथ। एक बात तो ये कि जब कोई भी व्यक्ति नेता बनता है, वो आकर कुर्सी के ऊपर बैठता है। कुर्सी के ऊपर बैठकर शासन करे तो बेहतर है, लेकिन जिस दिन कुर्सी को सर के ऊपर बिठाकर वो शासन करने लगता है, उस दिन चीजें गड़बड़ होने लगती हैं। जिस दिन कुर्सी सर के ऊपर बैठ गई और जिस दिन कुर्सी दिमाग में घुस गई, कि कुर्सी दिमाग में जिस दिन घुसी, उस दिन सारी बात गड़बड़ होने लगती है। और यदि हम अपने क्षेत्र को देखें, अब तो इस समय कुछ जातिगत समीकरण की बात ज्यादा होने लगी है। अभी कुछ इसके पहले हमारे आदरणीय चतुर्वेदी जी ने कुछ नेताओं के नाम लिए कि जो बगैर जनाधार के, बगैर जाति के आधार के, वो उनका जनाधार था और वो चुनाव जीते। लेकिन मैं एक आम नागरिक होने के नाते मैं दो बातें देखता हूं कि यदि आप चुनाव जीत रहे हैं और जनता ने यदि आपको सिलेक्ट किया है, किसका कितना महल है, किसका कितना घर है, कौन शादी में कितना पैसा खर्च कर रहा है, किसका क्या आडंबर है, दरअसल जनता को प्रत्यक्ष रूप से इस बात से मतलब होता है कि आप जनता के लिए रेसिप्रोकल है, उभय पक्षीय है ये काम, कि आप जनता के बीच में किस भाव के साथ जा रहे हैं। कुछ ऐसे नेता होते हैं जो सालों तक जुगाड़ तुगाड़ करके वो विधानसभा या लोकसभा जीतते रहते हैं, लेकिन क्षेत्र में जाके काम नहीं करते। कुछ ऐसे नेता होते हैं जो कम समय के लिए आते हैं और वो काम बहुत कर देते हैं। तो मेरा एक आम नागरिक होने के नाते मेरा अपना एक बिल्कुल अभिमत ये है, यदि कोई भी नेता जो चुनाव जीते, वो यदि जनता के बीच में जाकर, उसकी अपनी व्यक्तिगत जिंदगी क्या है ये अलग मुद्दा है। जैसे अभी दिल्ली का एग्जांपल आया कि उन्होंने कहा कि वो चूंकि परसेप्शन लोगों ने बना लिया था कि ऐसे रहेंगे, ये एक छोटी कार में चलेंगे, छोटे घर में रहेंगे, वो एक परसेप्शन कहीं ना कहीं जनता के दिमाग में रहा। लेकिन अब ये बात ये कि आप जनता के बीच में जाकर किस तरह से आप काम कर रहे हैं, आप जनता के बीच में जाकर क्या योजनाओं का क्रियान्वयन कर रहे हैं। दूसरी बात, मैंने एक बात और देखी है कि दरअसल एक जो अहंकार जो शब्द है, वो अहंकार पता नहीं क्यों मंत्री बनने के बाद, विधायक बनने के बाद, सांसद बनने के बाद, अहंकार का भाव पता नहीं क्यों नेताओं के मन के भीतर आता है, और उस अहंकार के कारण आम लोगों का नेता से मिलना मुश्किल हो जाता है। जिस दिन हैं। राजीव जी, नेता अब का आम समय लोग, की थोड़ी पाबंदी है,
जी 3:30 पे मैंने 4 मिनट बाद हमको कार्यक्रम खत्म करना होगा, तो 1-1 मिनट के लिए मैं अपने बस तो मैं बाकी केवल साथियों एक के बात पास अपनी जल्दी बात जल्दी। समाप्त करूंगा। मैं केवल एक बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा कि जो भी नेता जनता के साथ प्रत्यक्ष रूप से उसके सुख दुख में, उसकी जो आम जनमानस की जो जरूरतें हैं, जो सुविधाएं हैं, जो उसके लिए फैसिलिटेशन चाहिए, उससे यदि जुड़ा हो तो जनता उसको बगैर लाग लपेट के उसको पसंद करती है। उसका व्यक्तिगत जीवन क्या हो, इससे मुझे लगता है कि जनता कोई प्रत्यक्ष रूप से कोई बहुत ज्यादा सरोकार रखती नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत से नेता हैं जिनका पब्लिक का जीवन अलग था, आम जीवन अलग था, लेकिन उनका जनता के साथ एक आपसी सरोकार था। मुझे लगता है आपका जनता के साथ यदि एक सकारात्मक जुड़ाव है बिल्कुल। तो जनता आपको हमेशा पसंद करेगी। जी आशुतोष जी, हम आपसे एक बात बहुत संक्षेप में जानना चाहेंगे, पॉइंटिंग अप का समय है। क्या किसी नेता की व्यक्तिगत जिंदगी और उसके व्यक्तित्व पे असर होता है? जैसे एग्जाम्पल में गालिब शराब पीते थे, लेकिन क्या गालिब का शराब पीना उनके शेयरों के लिए उसके लिए महत्वपूर्ण है? क्या उनके शेयर कमजोर या मजबूत इसलिए अपन माने कि वो शराब पीते थे? तो नेता की जो व्यक्तिगत जिंदगी है और उसके कामों में क्या अंतर आप देखते हैं, क्या समन्वय होना चाहिए, ये हम आपसे जानना चाहते हैं, आशुतोष पाठक जी। वाजपेयी जी इसके बहुत बड़े उदाहरण हैं। वो साफ साफ कहते थे कि भाई मैं शराब से मुझे परहेज नहीं है, मैं कभी कभी ले लेता हूँ, नशा कर लेता हूँ। और रजत शर्मा जी ने पूछा कि, और राजीव शुक्ला जी ने, कि आपको किससे प्रेम हुआ, तो बोला प्रेम सार्वजनिक रूप से बताने की चीज नहीं है। और उन्होंने साफ कहा कि मैं कुंवारा नहीं हूं, मैं शादीशुदा नहीं हूं, लेकिन कुंवारा नहीं हूं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आप अगर स्पष्ट बाध्यता रखें, अपनी कथनी और करनी में साम्य रखें, तो जनता उसे स्वीकार करती है। केजरीवाल जी के साथ यही परिस्थिति रही, जिसके लिए मैंने बहुत क्लिष्ट शब्द का प्रयोग किया उनके लिए, धूर्त का। तो वो अपनी कथनी और करनी में बिल्कुल साम्य नहीं रख पाए। अगर केजरीवाल अपनी कथनी और करनी में साम्य रह पाते तो आज केजरीवाल देश के प्रधानमंत्री के बहुत बड़े योग्य उम्मीदवार होते और जी देश आशुतोष भर जी, में उनकी तस्वीर। विनोद फोर्तेदारी, मैं आपसे समअप करने में आपसे जानना चाहूंगा कि आपके दिमाग में एक अच्छे लीडर की छवि कैसी है? कैसा होना चाहिए एक अच्छा लीडर? जैसे आलोक जी पहले बोला हूं कि कथनी और करनी, क्योंकि जब हम चुनते हैं, हम उनको जब परखते हैं, तो उस टाइम हम उनकी कथनी को सुनते हैं। तो उसमें आजकल बड़ा एक सिंपल सा है कि उसकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, जिस लीडर को वो समझ आती है, आई थिंक उनको उनको चुनना चाहिए। उस तरह के लीडर को हम ढूंढते हैं जिनको थोड़ा उस चीज की समझ है, और उसमें कथनी और करनी भी उसी में आ जाता है। तो ये इन समरी टाइम की शॉर्टेज भी है, बट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आज का बहुत बड़ा विषय है। अगर लोगों ने ठीक तरीके से काम किया होता है या आगे करे तो अच्छा होगा। हमारे पास आखिरी के 2 मिनट बचे हैं, तो मैं विक्रांत यादव जी से कहूंगा कि इसको समाप्त करें। विक्रांत जी, नेता अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान दे या कामों पर, बताइए। देखिए आशुतोष, देखिए आलोक भाई, करना तो पड़ेगा, काम तो करना पड़ेगा। आलोक जी देखिए, अगर नेता का विश्वास जनता पर आ जाए ना, तो उसके बाद कुछ अगर उनसे गलतियां भी हो जाएं तो उसके बाद भी जनता को उतना बड़ा फर्क नहीं पड़ता। देखिए, जनता का विश्वास बनाए रखना बहुत जरूरी है। अब आप देखिए, डीमोनेटाइजेशन, उसको लेकर के लोगों के बहुत वो है कि वो बहुत बड़ा ब्लंडर था, बहुत बड़ी गलती थी, और उसके बाद सरकार अपने बड़े कामों में केंद्र सरकार उसे गिनाती भी नहीं है। लेकिन जनता का जो विश्वास है, आप डीमोनेटाइजेशन के बाद के चुनाव देखिए, जनता को नुकसान हुआ, लोग भाई लाइनों में खड़े रहे, लेकिन जनता का विश्वास बना रहा। उसके बाद वाले चुनाव भी जनता ने बीजेपी को जितवाए। तो ये जो विश्वास है, राजनीतिक दल हो या राजनीतिक व्यक्ति हो, चाहे वो किसी भी दल से जुड़ा हुआ हो, उसके लिए सबसे जरूरी यही है कि जनता के मन में एक ये विश्वास बना पाए कि हाँ, वो उनके साथ खड़ा है। और इस बार का चुनाव जो अरविंद केजरीवाल के हारने की जो बात की जा रही है, मैं बार बार कह रहा हूं कि एक परसेप्शन बना उनके घर को लेकर और गाड़ी को लेकर, वो केवल इसलिए कि उन्होंने कहा था, वरना देश के आधे से ज्यादा मुख्यमंत्री हो सकता है कि, क्योंकि मुख्यमंत्री तुलना तो तभी हो सकती है ना जब दो मुख्यमंत्रियों के घर देखे हो। आज तक दिल्ली के किसी मुख्य यानी देश के किसी मुख्यमंत्री के घर पर चर्चा नहीं हुई, उनकी इस तरीके से फुटेज बाहर नहीं आई जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री की आई। विक्रांत जी, तो समय खत्म हो गया, जी इसकी जी जी रिकॉर्डिंग आलोक अचानक जी, से बंद हो जी जाएगी। आलोक भाई, मैं जी आलोक मैं भाई। निदा फाजली के शेर से बात खत्म करता हूँ कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। मैं आप बहुत सभी खूब लोगों आलोक का जी। शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों ने संडे की दोपहर हमें समय दिया। और इस देश में एक इम्पोर्टेंट मुद्दा जो है कि नेता अपने चरित्र पर ध्यान दे या काम पर ध्यान दे या दोनों पर ध्यान दे, एक महत्वपूर्ण बात थी, और मुझे लगा कि आज की बात बहुत बहुत सार्थक थी। आप सब लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। शुक्रिया। नमस्कार।
जी, धन्यवाद बहुत बहुत।